हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेसिक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी इस विषय पे कि 1 दिसंबर से हमारा जनरल हिंदी के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का अपना पहला चैप्टर। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत लगन के साथ पढ़िए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि अगर आप विद इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं, विद अटेंशन किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो विश्वास मानिए वो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। और अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आनंद आया तो वो आपको अच्छा स्कोरिंग भी करवाएगा। और हिंदी के लिए कहा जाता है कि जिस जिस एग्जाम में हिंदी आती है तो उस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी ही होता है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे लेते हुए कि अभी जैसे कि आप लोग जानते हो सीटेट का एग्जाम आने वाला है, सीटेट के एग्जाम में हिंदी आएगी ही आएगी, तो हमको मार्क्स स्कोरिंग करने रहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाए जिससे हमको मार्क्स मिले। ठीक, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जनरल हिंदी का। पहला चैप्टर है, सबसे पहले चलो ये डेट डालते हैं। डेट है हमारी आज की 1/12/2022, 1/12/2022। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहला चैप्टर वर्णमाला। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में आज का हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से नर्सरी क्लासेस स्टार्ट हुए थे सबसे पहले वर्णमाला ही सिखाई गई थी, क्योंकि हिंदी विषय का आधार ही वर्णमाला है। ठीक है, तो हमें बेसिक ज्ञान क्लासेस में मैंने पहले भी बताया था क्या चीज है, हमारे आधार को मजबूत किया जाता है। अगर आधार मजबूत है तो आप टिके रहोगे, स्टेबल रहोगे। ठीक है, और अगर आपका आधार ही वीक है तो आप बहुत जल्दी गिरोगे। लेकिन हमें गिरना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, हमें स्टेबल रहना है। तो इसलिए आज हम हिंदी में सबसे पहला चैप्टर अपना पढ़ेंगे वर्णमाला। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में सीटेट एग्जाम देने वाले हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं अभी जिनकी डेट क्लियर नहीं है लेकिन आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, आराम से पढ़िए। मैं धीमे धीमे पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, जिससे आपके माइंड में सारी चीजें ढंग से क्लियर रहे और सबके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, मानते हैं ठंडियां आ गई हैं, ठीक है ना, और आलस सबके भरा रहता है। यार कौन उठे, कौन बिस्तर से उठे, कौन पढ़े, तो कह देती हूँ आज इस आलस को त्याग दो, अभी लग जाओ, आगे बहुत बहुत आराम मिलेगा। इसलिए बहुत आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत रोचक तरीके से पढ़िए। ठीक, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला। तो देखो, वर्णमाला दो शब्दों से बना है, वर्ण और माला। ठीक, वर्ण माने होता है अक्षर, माला माने होता है क्रम। ठीक है, वर्ण मीन्स होता है अक्षर, माला मीन्स होता है क्रम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अक्षरों को या वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लगा दें तो वर्णों या अक्षरों का वो सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। फिर से सुनिए,
अगर परिभाषा के तौर पे बात की जाए तो हम कह सकते हैं वर्णों या अक्षरों को वर्णों या अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में, या फिर ये कह सकते हैं वर्णों या अक्षरों का, वर्णों या अक्षरों का व्यवस्थित क्रम, वर्ण माला कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का सु या व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ये तो बात हुई वर्णमाला की परिभाषा की कि आखिर वर्णमाला होता क्या चीज है। तो इतना चीज समझ में आया। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आशा करती हूं कि आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे बढ़ते हुए अपना जरा बचपन याद करो। बचपन में हमको जब वर्णमाला पढ़ाई जाती थी तो हमारी टीचर कहती थी कि बेटा लिखो, देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, फिर ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, ठीक। पहले तो यही सारी चीजें थी, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। फिर स्टार्ट होता था का, ख, ग, घ, और इसको क्या कहते हैं? इसको कुछ लोग कहते हैं काका गागा अणा। अणा नहीं, यह है अंगा। क्या है? अंगा। काका गागा अंगा, ठीक। अब आप कहोगे कि हमें तो मैडम अणा पढ़ाया गया था। कुछ कहेंगे नहीं, हमको तो अंगा पढ़ाया गया था। तो अंतर है, जरा इस चीज को समझिए। अगर बिंदी यहां लगी है तो इसको कहते हैं अड़ा, लेकिन अगर बिंदी यहां लगी है तो इसे कहते हैं अंगा। फिर से देखो, अगर बिंदी नीचे लगी है तो इसको कहते हैं अड़ा, अगर बिंदी यहां लगी है तो इसको कहते हैं अंगा। दोनों में अंतर क्या है हम आगे बताएंगे, ठीक है। पहले जो हमारा स्टार्टिंग है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर इनकी जो मेन मेन चीजें जो बीच बीच में उठ के आ रही हैं उसको हम आगे पढ़ाएंगे, उसको हम लोग आगे व्यवस्थित तरीके से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसको अंगा कहते हैं और ये होता है अड़ा, ठीक। फिर है चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। अब देखिए, इस पे आइए जरा, इस पे।
कहीं कहीं आप लोगों ने ये देखा होगा और कहीं कहीं ये देखा। इसको ढ कहते हैं, ढ, ढपली, ढ। और ये ढ, बढ़ई, ढ। दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये ढ है, ध। ये अढ़ा है, ढपली, ढ, ढपली। और ये अढ़ा, बढ़ई, बढ़ई। ठीक है, बढ़ई में ये बिंदी वाला लगता है और ढपली में ये बिना बिंदी बिंदी के लगता है। ठीक है, इनके भी अंतर को हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ता, था, दा, धा, ना। ठीक, पा, पा, बा, भा, मा। नोट करते चलिए। ठीक, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा हम लोग इधर लिख देंगे। या, रा, ला, वा, श, 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 हा, छ, त्र, ज्ञ। नोट कर लीजिए। अब आप लोग सोचोगे कि अरे मैडम इसमें क्या नोट करेंगे, तो हमको बचपन से आता है। लेकिन इसको नोट करने के बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगी वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बचपन में तो सबने पढ़ा है, लेकिन जो इन चीजों को आप हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में याद करने जा रहे हो वो तो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ लो तो शायद एग्जाम में आपको तुरंत क्लिक करेगा। ठीक है, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक, और इनको भी ऐड कर लो। इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलिए ये तो हमारा लिख गया। अब देखो, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो कुल वर्ण कितने हो गए यहाँ देख लो। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, कुल वर्ण कितने बताए थे। बावन। टोटल हमने गिना तो कुल वर्ण वर्णमाला में कितने हैं, 52, 52। पहला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्ण है 52। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर वाले हैं इनको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। ये
और ये जो नीचे वाले हैं इतने सब, इनको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक, ऊपर वाले हैं स्वर, नीचे वाले हैं व्यंजन। इतना समझ में आया सबको? आप देखिए अगला क्वेश्चन उठता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। फिर से सुनना कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अंगा और आहा को क्यों छोड़ दिया? तो अभी हम आगे बताएंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन ये मान के चलो कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, फिर बात आती है ये अंग और आहा क्या है? ये अंग और आहा क्या है? तो इनको कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह। आयोगवाह। ठीक है, अयोग अयोग वाह। ठीक, तो फिर से समझ लीजिए कि अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमने टोटल वर्ण को यहाँ पे गिन लिया, तो कितने हैं? 52। ठीक, फिर अगर बोला जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर कहाँ से कहाँ तक है? छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए आई ओ आओ, बस। तो ये टोटल कितने हुए? 11। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। और ये जो बचे हुए हमारे अंग और आहा हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इतना हो गया। और बाकी ये जो नीचे के जितने बच्चे हैं इनको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में भी आगे बहुत कुछ है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक, धीमे धीमे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे तो चीजें शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन एक साथ सब पढ़ेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा। और हमको खिचड़ी नहीं बनाना, हमको हर चीज बारीकी से समझनी है, क्योंकि जब तक बारीकी से समझेंगे नहीं उसके बेस को, तब तक हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम इतना तुमने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। कभी कभार पूछा जा सकता है कि वर्ण क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। कहने का मतलब ये है कि वर्ण की परिभाषा के तौर पे पूछा जा सकता है कि आखिर वर्ण है क्या। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण। तो परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे
छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। अब देखो, किसी भी चीज को जब पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालो। अब जैसे हमने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, माइंड में आना चाहिए कि भाषा क्या होता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन है कि भाषा क्या है। व्हाट इज द लैंग्वेज? भाषा, भाषा क्या है? तो अपने विचारों को, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, वो अपने अपने विचार एक दूसरे में डालना चाहते हैं या एक दूसरे को बताना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे? किसी ना किसी चीज का तो यूज करेंगे ही ना, अपने अपने विचारों को बताने के लिए। तो भाषा क्या होता है कि अपने विचारों को एक दूसरे में आदान प्रदान करना, अपने विचारों का एक दूसरे में आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। ठीक, फिर से सुनिए, विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के एक दूसरे में, विचारों के एक दूसरे में आदान प्रदान का साधन भाषा है। ठीक है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान कर ही नहीं पाएंगे। तो भाषा का सबसे, कहते हैं ना, सबसे आसान परिभाषा यही है कि विचारों का एक दूसरे में आदान प्रदान का साधन भाषा है। ठीक, इतना नोट कीजिए। फिर बात आती है कि भाषा के अंग कितने होते हैं। तो बिल्कुल बीचों बीच में हम लिखेंगे भाषा के अंग। देखिए, भाषा के 3 अंग होते हैं। अक्षर, जब 2 या 2 से ज्यादा अक्षर मिले तो बनाया उन्होंने शब्द। जब 2 या 2 से ज्यादा शब्द आपस में मिले तो उन्होंने बनाया वाक्य। तो भाषा के अंग हो गए 3, अक्षर, शब्द और वाक्य। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। समझने के साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। मैं थोड़ा बहुत समय आपको देती रहूंगी क्योंकि कोर्स ज़्यादा है, एग्जाम आने वाला है। आराम से पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, जितना पढ़िए बढ़िया पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, तभी तो मजा है। और अगर आपने केवल समय व्यतीत किया और ये सोचा कि चलो ठीक है एक बार पढ़ लिया, आ जाएगा आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं, तो इससे स्कोरिंग नहीं होने वाली। जब तक किसी भी सब्जेक्ट को, मैंने पहले भी कहा है कि रोमांच के साथ, इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें कुछ नहीं आने वाली। और रोमांच के साथ पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो मजा आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, फिर आता है कि भाषा का मानक क्या है। भाषा के 2 मानक हैं। एक है व्याकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। देखो, राइटिंग पे मत जाना। मानते हैं कि हिंदी में राइटिंग मस्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना।
बाकी आपको स्टडी मटेरियल सब बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। व्याकरण और दूसरा है साहित्य, ठीक है। तो भाषा जो भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, उसके दो मानक होते हैं। एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है लिटरेचर। एक होता है व्याकरण, दूसरा होता है साहित्य, ठीक है। भाषा के दो ही मानक होते हैं, व्याकरण और साहित्य। फिर अगला है भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के दो ही रूप है, या तो लिखा जाता है मतलब लिखित रूप है, या तो बोला जाता है, या तो मौखिक रूप है, ठीक। लिखित या फिर मौखिक, नोट कीजिए। आशा है आप सभी ने इसको उतार लिया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो भी कल। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी क्लास मिस हुई तो आपका बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए बिना मिस करते हुए सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। नमस्कार।